दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछले वीडियो में हम प्रगतिवाद से कुछ प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित आधुनिक काल के प्रगतिवाद से आइए आज कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहाँ तक अनुभूति की रमणीय कल्पना, यह कहा नहीं जा सकता। यह कथन किसका है? विकल्प हैं नगेंद्र, बच्चन, शुक्ल अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 3 शुक्ल। अगला प्रश्न है, पांचाली के रचयिता बताने हैं। रांगे राघव, शिवमंगल सिंह, दिनकर अथवा केदारनाथ। और सही उत्तर है विकल्प 1 रांगे राघव। मतलब पहले प्रश्न की बात की जाए तो ये जो कथन दिया हुआ है, कहां तक वे वास्तविक अनुभूतियां हैं और कहां तक अनुभूति की रमणीय कल्पना है, यह कहा नहीं जा सकता। यह शुक्ल जी का कथन है, जो महादेवी की सत्यता पर संदेह उठाते हुए कहते हैं। ये जिन अनुभूतियों की बात कर रहे हैं वे महादेवी वर्मा के लिए कहा गया है। शुक्ल जी का यह कथन उस अनुभववाद की याद दिलाता है जो मूलतः कला का दुश्मन है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक सेना ने सुभद्रा कुमारी की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए किस सन में सुभद्रा नाम से तटरक्षक जहाज का नाम रखा था? विकल्प हैं 28 अप्रैल 2006, 30 अप्रैल 2007, 24 अप्रैल 2006 अथवा 27 अप्रैल 2007। और सही उत्तर है 28 अप्रैल 2006। मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। इनकी राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को नए नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी विशेषता नहीं है। विकल्प हैं शोषितों की दीनता का चित्रण, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना अथवा अतिशय वैयक्तिकता। और सही उत्तर है विकल्प 4 अतिशय वैयक्तिकता। अगला प्रश्न है, इनकी कविताओं में धरती की सौंधी गंध मिलती है, यह किसके लिए कहा गया है? विकल्प हैं नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन अथवा वासुदेव शरण। और सही उत्तर है विकल्प 3 त्रिलोचन। मित्रों, त्रिलोचन प्रगतिशील कविता के एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनकी लेखनी से ग्रामांचल का शायद ही कोई विषय छूटा हो। लोक तो उनकी रग रग में समाया हुआ था। उन्हें लोक की अनेक विधाएं कंठस्थ थीं। लोकगीतों से बहुत लगाव होने के कारण कभी कभी वे स्वयं भी गुनगुनाने लगते थे। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व लोक तात्विक गुणों से लबरेज था। उनके यहाँ धरती की सौंधी सौंधी खुशबू भरपूर मिलती है। मात्रात्मकता किसी भी कविता को महान नहीं बनाती, बल्कि उसकी महानता तो उसकी गुणात्मकता में है। इसी की ओर इशारा करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि इनकी कविताओं में बड़ी सादगी है और हर कविता में धरती की सौंधी गंध मिलती है। ये कविताएं प्रायः आकार में छोटी और प्रभाव में तीव्र होती हैं।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार, यह कथन किसका है? विकल्प हैं पंत, निराला, महादेवी अथवा नागार्जुन। और सही उत्तर है विकल्प 3, महादेवी। मित्रों, अपने काव्य संकलन दीपशिखा में संकलित कविता प्राण हंसकर ले चला जब में महादेवी वर्मा लिखती है, प्राण हंसकर ले चला जब चिर विथा का भार, उभर आए सिंधु उर में बीथियों के लेख, फिर कपोलों पर न सूखी आंसुओं की रेख। और इसी कविता में अंत से द्वितीय अंश है, अब न लौटाने कहो अभिशाप की वह पीर, बन चुकी स्पंदन हृदय में वह नयन में नीर, अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार। अगला प्रश्न है, यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है, इसके कुछ लोग यूरोप भी हो आए हैं, स्त्री और पुरुष, हिंदू और मुसलमान दोनों, यह कथन किसका है? विकल्प हैं प्रसाद, निराला, प्रेमचंद अथवा नामवर सिंह। और सही उत्तर है विकल्प 2, निराला। मित्रों, सामान्य जन और उनके जीवन की चित्रों की जो अटूट धारा निराला काव्य में आदि से अंत तक मौजूद रही है, उसके संदर्भ में नए पत्ते और कुकुरमुत्ता की जो विशिष्टता है, यह विशिष्टता न केवल स्वयं निराला की अगली पिछली कविताओं के, बल्कि तत्कालीन साहित्यिक परिदृश्य के संदर्भ में भी उल्लेखनीय है। मित्रों, यह समय हिंदी के साहित्यकार को यह बताने और समझाने की उत्सुकता का है कि सच्चे साहित्य का धर्म क्या है और साहित्यकार अपने कर्तव्य और दायित्व को कैसे समझे और कैसे निभाए। बताने वाले किसी न किसी रंगत के राजनीतिज्ञ हैं। निराला जी ने डॉक्टर रामविलास शर्मा को लिखित एक पत्र में तथाकथित प्रगतिशीलों का लंबा खाका खींचा था। इसका एक संक्षिप्त अंश यहाँ इस प्रश्न के रूप में दिया हुआ है। यहाँ एक दल ऐसा है जो उच्च शिक्षित है, शायद सोशलिस्ट भी है, इसके कुछ लोग यूरोप भी हो आए हैं, स्त्री और पुरुष, हिंदू और मुसलमान दोनों। इन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स मीटिंग या एसोसिएशन नाम की एक संस्था कायम की है। ये उच्च शिक्षित जन कुछ लिखते भी हैं, इसमें मुझे संशय है, इसीलिए लिखने का यह नया आविष्कार इन्होंने किया है और वह इनमें जोर पकड़ता जा रहा है। कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू से काफी मिलते जुलते हैं और देश के उद्धार के लिए कटिबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, इन पंक्तियों में क्या चित्रित किया गया है? विकल्प हैं शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक के प्रति घृणा का चित्रण, नारी का चित्रण अथवा क्रांति की भावना का चित्रण। और सही उत्तर है शोषितों की दीनता का चित्रण। मित्रों, रामधारी सिंह दिनकर हुंकार नामक अपने कविता संग्रह में संकलित अपनी कविता विपथगा में, जो कि सन 1938 ईस्वी में सासाराम में रची गई, कहते हैं कि श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बालक कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन 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 झनन झनन। मित्रों, इन पंक्तियों में कवि ने भूखे प्यासे बच्चों के भूख से बिलख जाने का और ठंड से ठिठुर जाने का करुणामयी वर्णन करते हुए शोषितों की दीनता का वर्णन किया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में हैं? विकल्प हैं ब्रज, मैथिली, अवधी अथवा भोजपुरी। और सही उत्तर है विकल्प 3, अवधी। अगला प्रश्न है,
त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? विकल्प हैं रांगे राघव, वासुदेव सिंह, शिवमंगल सिंह अथवा केदारनाथ। और सही उत्तर है विकल्प 2 वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है किसकी रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध नहीं है? विकल्प हैं दिनकर, प्रसाद, पंत अथवा 2 और 3 दोनों में। और सही उत्तर है विकल्प 2 प्रसाद में। अगला प्रश्न है साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? विकल्प हैं 2, 3, 4 अथवा 5। और सही उत्तर है विकल्प 1 अर्थात 2 वर्गों में। मित्रों, साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक है शोषित वर्ग अर्थात जिसे साम्यवादी विचारधारा में सर्वहारा अथवा श्रमिक वर्ग कहा गया, और दूसरा है शोषक वर्ग जिसे बुजुर्वा अथवा पूंजीपति वर्ग कहा गया। अगला प्रश्न है जन्म के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। रचनाकार हैं केदारनाथ, शिवमंगल, त्रिलोचन और नागार्जुन। और सही उत्तर है विकल्प 3 नागार्जुन, केदारनाथ, शिवमंगल और त्रिलोचन। मित्रों, नागार्जुन का जन्म कुछ विवादित है। इनकी जन्मतिथि के बारे में मतभेद है। कुछ विद्वान लेखक जन्म 1911 मानते हैं, किंतु हिंदी साहित्य कोश के अनुसार नागार्जुन का जन्म सन 1910 में हुआ। केदारनाथ 1911 है, शिवमंगल सिंह सुमन 1915 है और त्रिलोचन का जन्म 1917 माना जाता है। अगला प्रश्न है उन्मादिनी का रचना काल बताना है। विकल्प हैं 1932, 1934, 1936 अथवा 1938। और सही उत्तर है विकल्प 2 1934। मित्रों, उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह था। इसका रचनाकाल 1934 है। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्ष्या, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग और वैश्या की लड़की सहित कुल 9 कहानियां सम्मिलित की गई हैं। अगला प्रश्न है जमुना जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं भवानी प्रसाद, शिवमंगल, धूमिल अथवा केदारनाथ। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार। और सही उत्तर है विकल्प 4 केदारनाथ। मित्रों, जमुन जल तुम 1984 में प्रकाशित केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है। इसमें केदारनाथ अग्रवाल की प्रेम संस्पर्शी कविताओं को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न है शिवमंगल सिंह सुमन की रोमानी प्रवृत्ति उनकी किस रचना में परिलक्षित होती है? विकल्प हैं हिल्लोल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, और सही उत्तर है विकल्प 2 जीवन के गान। अगला प्रश्न है वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं शुक्ल, नगेंद्र, प्रेमचंद अथवा मुक्तिबोध। और सही उत्तर है
विकल्प 3 प्रेमचंद। मित्रों, प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन के अपने भाषण में कहा था कि साहित्य देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। पता नहीं जब प्रेमचंद ने ऐसा कहा था तो उनको इस बात का भान भी था या नहीं कि जिस प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन में वह बात कर रहे हैं, दरअसल वहीं से साहित्य के राजनीति के पीछे चलने वाली मशाल के तौर पर बीजारोपण हो रहा था। मित्रों, प्रेमचंद के लिए साहित्य राजनीति का पथ प्रदर्शक और उसको आलोक देने वाला है, लेकिन लेखक संघों ने अपने क्रियाकलापों से इस उद्देश्य को कमजोर किया और वे अपनी पार्टियों के पिछलक्कू बनकर मशाल थामे चलते रहे। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? विकल्प हैं 1934, 1936, 1943 अथवा 1942। और सही उत्तर है विकल्प 2 1936। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? विकल्प हैं विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है अथवा भारत इतिहास संस्कृति। और सही उत्तर है विकल्प 4 भारत इतिहास संस्कृति। तो हिंदी के सुविख्यात प्रगतिशील रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुचर्चित और विवादित कृति है भारत इतिहास और संस्कृति। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश के न्यायालय में मुकदमा चला था और जिसका यह निर्णय हुआ कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर ही इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। शासन की ओर से कुल 10 आपत्तियां पुस्तक के विरुद्ध पेश की गई थी। इनमें वे भी शामिल थे जो आंदोलनकर्ताओं ने चुन चुनकर गिनाई थी। इनमें से 4 को आपत्तिजनक माना गया था और अंत में न्यायाधीश महोदय ने फैसले की व्यवस्था देते हुए यह आदेश दिया था कि आपत्तिजनक प्रसंगों को पुस्तक से हटाकर खारिज करके पुस्तक को पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। मित्रों, यह घटना अप्रैल 1963 की है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए आपत्तिजनक प्रसंगों को पुस्तक से हटा दिया गया और भारत इतिहास और संस्कृति अपने समग्र रूप में प्रस्तुत की गई। मुक्तिबोध की इच्छा थी कम से कम सामान्य रूप में भारत और इतिहास और संस्कृति जनता के समक्ष रहे। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? विकल्प हैं यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद अथवा समाजवाद। और सही उत्तर है रूपवाद। अगला प्रश्न है, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प हैं नागार्जुन, दिनकर, शिवमंगल अथवा त्रिलोचन। और सही उत्तर है विकल्प 2 दिनकर। मित्रों, दिनकर जी की कालजयी कृति कुरुक्षेत्र के 7वें सर्ग से ली गई यह पंक्ति है, जिसमें युद्ध की समाप्ति के पश्चात पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता किसकी है? विकल्प हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल अथवा रांगेय राघव।
और सही उत्तर है विकल्प 3 केदारनाथ अग्रवाल। मित्रों, फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का चौथा काव्य संकलन है। इस संकलन की भूमिका में मेरी ये कविताएं नाम से केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि प्रस्तुत संकलन में संग्रहित मेरी सभी नई और पुरानी कविताएं एक स्थान पर एक साथ मिलेंगी। इस संकलन की यही उपादेयता है। पहले भी मेरे 3 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, अब उनमें से एक भी उपलब्ध नहीं है। यह संकलन उस कमी की पूर्ति करता है। इसमें वे कविताएं भी हैं जो उन संकलनों में थी, कुछ हैं, सब नहीं। इसी संकलन में संकलित कविता की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं अथवा रंग बोलते हैं फूल नहीं, यह कविता 30 अक्टूबर 1959 को लिखी गई थी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रयोगवाद की चर्चा करेंगे। प्रयोगवाद से संबंधित कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक का बटन दबाकर हमें प्रोत्साहित करें। वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। और यदि अभी भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।